हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं राइट एक्सपोर्ट बैन पे। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो अभी क्या कर रहा है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि एक साल पहले जो इंडिया है उसने क्या किया था, वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। तो अभी भारत ने क्या किया है कि चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर बेसिकली जो है वो बैन इम्पोज किया है। तो इस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ने वाले हैं। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं कि हमारा न्यूज़ क्या रहा था, क्या कंटेक्स्ट है कि हम न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा कंटेक्स्ट ये है, हमारा जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि दिस आर्टिकल इज एक्सप्रेसिंग the scenario of food production volatility because of the step taken by the various countries to solve their nation interest। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा है फूड प्रोडक्शन के सिनेरियो को। यानी कि जो फूड प्रोडक्शन की अस्थिरता है, वोलेटिलिटी है, उसको क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा है। जो कि अलग अलग देशों के अलग अलग गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं, जो स्टेप लिए हैं इसके तरफ, फूड प्रोडक्शन के तरफ, उसके ऊपर बेसिकली हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो लास्ट मंथ द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ बैन ऑन एक्सपोर्टिंग नॉन बासमती व्हाइट राइस। कहने का मतलब क्या है कि अभी जो लास्ट मंथ रहा था उसके अंदर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो जो नॉन बासमती सफेद चावल है उसका एक्सपोर्ट जो है वो नहीं करने वाली है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो अर्लियर रशिया डिसाइडेड टू जंक द ब्लैंक सी ग्रेन डील एंड नाउ इंडियाज बैन ऑन एक्सपोर्टिंग सर्टेन वैरायटीज ऑफ राइस इज फर्दर एक्सरबेटिंग द सिचुएशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भारत ने तो नॉन बासमती व्हाइट राइस को जो है वो एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा ही दिया है, लेकिन इसके पहले जो हमारा रशिया था उसने अपने ब्लैक सी ग्रेन के ऊपर जो है वो भी बैन लगा दिया था कि वो इस डील को नहीं करेगा। इसके वजह से और इंडिया ने जो अभी चावल का जो बैन है वो इंपोज करा है, इसके वजह से दुनिया के अंदर जो बेसिकली बोल सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन की वोलेटिलिटी है, यानी कि फूड प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी है, यानी कि अस्थिरता है, कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगी। और इस सिचुएशन को और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं या फिर और भी सिचुएशन दुनिया के अंदर खराब हो सकती है अगर भारत चावल को बैन कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमारा आर्टिकल था, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थी हमारी न्यूज़। तो आइए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया की। भारत का स्टेटस क्या है अगर हम बात करते हैं राइस की। ये जो डाटा है वो आपके पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए। बेसिकली क्या है कि जो अगर हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत का जो स्टेटस है वो क्या है, तो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन के मामले में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी कि चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि चावल को प्रोड्यूस करता है, जो चावल का उत्पादन करता है। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो जो अगर एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर ग्लोबली, अकाउंटिंग फॉर नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड वाइड राइस एक्सपोर्ट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्शन की, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर हम चाइना के बाद देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है चावल के मामले में। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की, तो एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया का सबसे पहला देश होता है, यानी कि सबसे बड़ा देश है। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, दुनिया के अंदर 40% जो चावल है, यानी कि 40%, यानी कि 40% ऑफ राइस जो है वो हमारा इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं निर्यात करता है। अगर मैं बात करूं रीजन फॉर इंपोजिंग बैन बाय इंडिया, अब भारत अगर मान लो 40% चावल एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसे कौन से रीजन है जिसके वजह से इंडिया जो है वो चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो सबसे पहला हमारा रीजन निकल के आता है पॉलिटिकल रीजन, यानी कि राजनीतिक कारण। अब देखो राजनीतिक कारण क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2009 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी तो भारत में इन्फ्लेशन का खतरा था, यानी कि महंगाई का खतरा था। और उस समय बेसिकली हमारी जो यूपीए की गवर्नमेंट है उसने क्या करा था, उसने बेसिकली जो भी हमारे एक्सपोर्ट हो रहे थे चावल के उसके ऊपर बैन लगा दिया था, ताकि भारत में जो चावल की कीमत है, जो खाद्यान्न की कीमत है वो ना बढ़ने पाए। और इसके वजह से हुआ क्या, इसके वजह से हुआ ये कि कांग्रेस जो है वो फिर से चुनाव जीत गई और उसने फिर से सत्ता में आने का जो काम है वो वापस से किया था। तो अभी जो मोदी जी हैं वो भी यही देख रहे हैं कि 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं और हो सकता है कि चावल का एक्सपोर्ट करने से हमारे देश के अंदर जो महंगाई है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। और महंगाई आपको पता है बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, इसके वजह से सरकारें जो है वो जा भी सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन के लिए पॉलिटिकल रीजन एक रीजन होता है जिसके वजह से इस एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो बैन लगाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो एज इलेक्शन आर अबाउट टू कम, यानी कि जैसे आपको पता है कि 2024 के अंदर इलेक्शन आने वाला है, द गवर्नमेंट हैज टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस डोमेस्टिकली टू इंश्योर देयर सपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसा आपको पता ही है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो डोमेस्टिकली प्राइस राइज है वो ना हो, यानी कि प्राइस के ऊपर हमारा कंट्रोल रहे। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि इनके ऊपर बैन लगा रही है कि वो चावल को एक्सपोर्ट अब नहीं करेगी।
दूसरी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रीजन की। देखो स्ट्रेटेजिक रीजन क्या होती है, अगर हम बात करें ना स्ट्रेटेजिक रीजन, ऐसे कि रीजन की मैं बात करूं, इसके अंदर आप जरा पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अभी चाइना क्या करता है, चाइना को जब भी कोई चीज देनी होती है ना किसी कंट्री को, तो वो क्या करता है एज ए स्ट्रेटेजिक वो यूज करता है। वो जैसे अगर आपको चावल देगा ना, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं आपको चावल तो दूंगा, लेकिन बदले में आपको क्या करना होगा कि ताइवान वाले मसले पर आपको मुझे अपना सपोर्ट देना होगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वाइड नहीं सोचता, वो सोचता है कि उसका राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक के अलावा अलावा उसकी स्ट्रेटजी को भी फायदा हो। तो स्ट्रेटजी इज द रीजन जिसके वजह से हम सोच सकते हैं कि इसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, द गवर्नमेंट इज यूजिंग एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नॉट ओनली फॉर द मैनेजिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बट ऑल्सो एज अ स्ट्रेटेजिक टूल। कहने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो न तो बोल सकते हो कि केवल वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही नहीं बैन लगा रही, बल्कि वो क्या करना चाहती है, वो चाहती है कि हम स्ट्रेटेजिक टूल की तरह भी इसका इस्तेमाल करें, और जो और भी अदर कंट्री हैं वो इंडिया के सपोर्ट में हो, इंडिया की तरफ से हो जाए, इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो इन 2022 यानी कि 2022 की बात है, हुआ क्या था, डिस्पाइट द व्हीट बैन, यानी कि उस समय आपने देखा होगा कि 2022 में इंडिया ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इंडिया प्रोवाइडेड एग्जाम्पशन फॉर द डिस्क्रिशनरी एक्सेप्ट एक्सपोर्ट अप्रूव टू द सपोर्टिंग नेबर एंड द अल्नरेबल कंट्री। करने का मतलब क्या है, करने का मतलब ये है कि 2022 के अंदर हमने देखा कि इंडिया जो है उसने क्या किया, वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्शन के रूप में कुछ देशों को जो है वो वीट क्या करा, एक्सपोर्ट भी करा। वे देश कौन कौन से थे, देखो उस देश के अंदर ना सबसे पहला नाम आता है इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो अपना 80% जो सप्लाई है वो कहां से लेता था, वो रशिया और यूक्रेन से लेता था। लेकिन 2022 में रशिया और यूक्रेन में जो है वो युद्ध हो रहे थे, और इसके वजह से जो इजिप्ट है उसको क्या नहीं मिल पा रहा था, उसको कहीं ना कहीं ये सप्लाई जो वीट की है वो नहीं मिल पा रही थी। तो उस समय भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा कि देखो हम दुनिया भर में वीट का एक्सपोर्ट जो है ना वो बैन कर रहे हैं, यानी कि अब भारत जो है वो गेहूं का निर्यात दुनिया भर में नहीं करेगा। लेकिन भारत ने क्या किया, कुछ अपने सपोर्टिव नेशन यानी कि जो भारत के अच्छे दोस्त हैं, जो भारत के दोस्त हो सकते थे, जो भारत के फेवर में बोल सकते थे, भारत ने उनको क्या किया, उनको वीट एक्सपोर्ट किया, भारत ने उनको गेहूं पहुंचाया। अगर मैं बात करूं इजिप्ट की, तो इजिप्ट जहां 80% गेहूं केवल रशिया और यूक्रेन से लेता था, उस समय से अगर गेहूं नहीं मिला होता तो वहां के लोगों के अंदर बोल सकते हो, या फिर वहां के लोग जो है वो भूख से मर जाते, या फिर बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता। भारत ने वहां पर गेहूं जो है वो निर्यात किया, भारत ने वहां पर गेहूं पहुंचाया। इसके वजह से हमारे इजिप्ट के साथ रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। आपको पता होगा हमारे 26 जनवरी को हमारे जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे वो क्या थे, हमारे इंडिया के अंदर आए हुए थे, और वो आकर के हमारे चीफ गेस्ट रहते हैं। और ऐसे में बात करूं, जब यूएसए से वापस कौन लौट के आ रहा था, हम बोलेंगे हमारे पीएम लौट के आ रहे थे, तो वो भी इजिप्ट गए थे एक बार घूमने के लिए। और हमारे इजिप्ट ने हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को, हमारे आकाश मिसाइल को, और बहुत सारी जो चीजें हैं, तेजस एयरक्राफ्ट को भी क्या किया है, खरीदने का फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते और भी ज्यादा इससे अच्छे होते हैं। तो हम ऐसे देशों को क्या किए, यहाँ पर एक्सपोर्ट किए। तो कहीं ना कहीं हमने एक्सपोर्ट तो बैन किया था, लेकिन स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए, हमारा स्ट्रेटेजिक गेन हो, इसके लिए हमने क्या किया, एक्सपोर्ट उन कंट्री में किया जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री थे, या फिर जो हमारे सपोर्टिव कंट्री थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडियाज स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज टू कमोडिटी और टू सेफगार्ड इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड इट लाइकली टू अडॉप्ट अ सिमिलर अप्रोच टू द रिसेंट राइस एक्सपोर्ट बैन। यानी कि अभी जो आपको मैंने सारी चीजें बताई ना, ठीक ऐसा ही हो सकता है कि इंडिया के दिमाग में चल रहा हो, और इंडिया ऐसी ही कोई स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हो जिसके अंदर वो दुनिया को तो नहीं देगा, दुनिया को तो बैन कर देगा, लेकिन कुछ ऐसे देश होंगे जो कि दुनिया के अंदर भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और हो सकता है कि वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त भी हो, भारत उनको चावल एक्सपोर्ट कर भी सकता है। तो बेसिकली ये थी हमारी स्ट्रेटेजिक रीजन जिसके वजह से हमने चावल के एक्सपोर्ट पर यानी कि चावल के निर्यात पर जो देखा है वो बैन लगाते हुए सरकार को। अब हम बात करते हैं, ये जो बैन लगाया गया है, इस बैन को क्या इंडिया ही वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, क्या और देश जो है ऐसा काम कभी नहीं किए क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और भी देश हैं जो कि इस तरीके के काम करते हैं। अगर मैं बताऊं, चाइना का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दे रखा है। चाइना के अलावा यूएसए हो गया, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो ये कहना गलत नहीं है, अगर आपके पास कोई रिसोर्सेस है और उसके बदले आप कुछ चाहते हैं ना, तो ये गलत नहीं है, एक तरीके से सही भी है। लेकिन भारत ही के ऐसा देश नहीं है जो कि ऐसा करता है, दुनिया के अंदर और भी देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा काम किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, तो बैन अ स्ट्रेटेजिक वेपन, यानी कि क्या है कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक वेपन है उसको तरह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैन का। तो बैन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ वेपन। कैसे करते हैं इस चीज की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यानी कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये इंडिया ने नहीं किया।
यूज टू द कमोडिटीज एज द स्ट्रेटेजिक टूल, यानी कि किसी भी कमोडिटी का इस्तेमाल जो है वो एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह, एक स्ट्रेटेजिक यंत्र की तरह जो इस्तेमाल करना है, यह पहली बार नहीं हुआ है, ये इसके पहले भी होता रहा है और हो सकता है कि इसके बाद भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती रहे। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल क्या कहता है कि अंडर पब्लिक लॉ 480, यानी कि 480, जो हमारा अंडर पब्लिक लॉ है उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, नाम होता है इनका इसेनहोवर। अब जो ये हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम होता है एसेनहोवर, ये क्या करते हैं, एक बार बहुत सारा इनका अनाज जो होता है ना, वो क्या करते हैं किसी और कंट्री में देने की बात करते हैं, और उस समय वो बेसिकली उन कंट्री को देते हैं जो कि क्या होती है, नई नई आजादी जिनको मिली होती है। तो इनका लक्ष्य क्या होता है, इनका एम ये होता है कि वो क्या करेंगे, वो बेसिकली इनको अनाज देंगे और इसके बदले में वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो कम्युनलिज्म, जिसको हम बोलते हैं ना कि संप्रदायवाद, शायद मैं गलत हूं या पता नहीं, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, जो हमारा कम्युनलिज्म है ना, कम्युनलिज्म को सपोर्ट में ना आए, क्योंकि रशिया क्या है, रशिया कम्युनलिज्म को सपोर्ट करता है। और वहीं अगर मैं बात करूं, जो यूएसए है वो किसको सपोर्ट करता है, वो बेसिकली आपका कैपिटलिज्म का सपोर्ट करता है। तो जो हमारा अमेरिका था ना, उसने नए नए आजाद हुए देशों को अपनी जो सहायता है, जो एड है, वो प्रोवाइड करी, और उसका लक्ष्य ये था, उसका उद्देश्य ये था कि जो नए नए कंट्री आजाद हुए हैं वो क्या हो, वो बेसिकली एक अलाइंड हो जाए, वो एक बोल सकते हो कि अंग बन जाए किसका, यूएसए का। और जो यूएसए कहे यानी कि जो अमेरिका कहे वही वो बात माने, और रशिया के कम्युनलिज्म का, यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का वो विरोध करे और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में जाकर के वो खड़े हो जाए और कैपिटलिज्म को अपना ले। तो इस तरीके के शर्तों पर क्या किया था कि हमारे अमेरिका ने वहां पर लोगों को अपना अनाज जो है वो एक्सपोर्ट किया था। तो ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, यानी कि ये एग्जाम्पल हमें प्रूव करता है कि भारत ही ऐसा नहीं कर रहा, इसके पहले कई सारे देशों ने ऐसा ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इन वन इंस्टेंस, एक हमें और भी इंस्टेंस यानी कि एक घटना हमें और भी देखने को मिलती है इन 1966 यानी कि 1966 के अंदर, शिप वर स्टॉप फॉर द 3 डेज। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जहाज हैं वो 3 दिनों तक रोक दिए गए थे। ये जहाज 3 दिनों तक इसलिए रोक दिए गए थे कि जो हमारा अपोनेंट है, जो हम जिसको जो चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो जानबूझ करके हमारी बात मान ले और फिर जाकर के हम उसको ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जहाजों को 3 दिनों के लिए रोक दिया गया था, हॉल्ट कर दिया गया था। इन शॉर्ट अगर मैं आपको थोड़े से मैं बताऊं, इन शॉर्ट आपको मैं बताना चाहूं तो मैं क्या बता सकता हूं कि दिस हैज लॉन्ग बीन अ फेयर गेम। ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा बहुत अच्छा गेम है। और टारगेटेड एक्सपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि हम क्या करते हैं, एक टारगेट लेकर के एक्सपोर्ट प्रोग्राम को बनाते हैं, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशन को अपना और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। और इंडिया जो है वो भी ऐसा ही कर रहा है, वो भी चाहता है कि वो दुनिया के अंदर जो उसका सेल मार्केट है, यानी कि जो उसके अनाज का मार्केट है, उनको क्या करे, और भी बेहतर करे, और उसके ऑफर की वजह से वो दुनिया के साथ अपना इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं और भी बेहतर कर ले। अब हम बात करते हैं रेजिंग कंसर्न। अब देखो, ये जो एक्सपोर्ट हम बैन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट था उसके ऊपर हम बैन लगा रहे हैं ना, इसके वजह से हमें कौन कौन से कंसर्न, कौन कौन से चिंताएं देखने को मिलती है। सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है वो हमसे ये कहता है कि इन दिस सिनेरियो, जब भी आप इस सिनेरियो की बात करते हो, द फॉलोइंग एथिकल डायलेमास आर इन द क्वेश्चंस आर टेकन डिसीजन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप बात करते हो बैन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको एथिकल डायलेमास देखने को मिलती हैं, जो कि आपके लिए क्वेश्चन खड़ा करती है जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो। सबसे पहला आता है नेशन सोवेरेनिटी वर्सेस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांसिबिलिटी। अभी भारत क्या है, आपको पता होगा, भारत बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि जो पूरी पृथ्वी है ना वो हमारा परिवार है, यानी कि हर देश का इंसान जो है वो हमारा भाई है या फिर हमारी बहन है। तो उसके नाते क्या ये जो हमारा बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट के ऊपर हम बैन लगा रहे हैं, क्या ये हमारे नेशन सोवेरेनिटी वर्सेस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं खड़ा करता? हम कहेंगे बिल्कुल खड़ा करता है, क्योंकि देखो, सबसे पहले हम बात करें नेशन की सोवेरेनिटी की। देखो, नेशन जो है ना वो सबसे फर्स्ट होना चाहिए और दूसरे पे आना चाहिए कोई भी चीज, एज अ डिफेंस एस्पायरेंट अगर हम सोचे तो। लेकिन क्या है ना कि जो भारत बात करता है कि हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो कहीं ना कहीं ये एक डायलेमा खड़ा करता है इन दोनों के बीच में। दूसरी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्टेबिलिटी। अभी हमने आपको बताया कि जो कुछ सरकारें हैं वो क्या करती हैं, चुनाव जीतने के लिए ऐसा काम करती हैं। लेकिन मान लो अगर आप चुनाव जीत भी जाते हो, 2024 में जो मोदी जी हैं वो चुनाव जीत भी जाते हैं, तो वो कितने सालों के लिए जीतेंगे? मात्र 5 सालों के लिए ना, यानी कि एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। हर 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे, फिर से सरकारों को बदलना पड़ेगा। लेकिन क्या जो इसके वजह से अगर आप चावल जो है वो बैन कर रहे हो, दूसरे देशों में नहीं भेज रहे हो, तो वहां पर क्या होगा कि सिविल वॉर जो है वो भी कंडीशन आ जाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा ना कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक स्टेबिलिटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसका क्या, कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए चिंता की बात है। तीसरा हम बात करते हैं एथिकल रिस्पांसिबिलिटी वर्सेस जियोपॉलिटिकल रिलेशन। अब देखो, जियोपॉलिटिकल यानी कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशन जो हमारे होते हैं ना, उसके
मद्देनजर से देखें तो ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ चलो इसके वजह से हमारा जो रिलेशन है ना विदेशी देशों के साथ वो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो आपकी कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। अगर आपके सामने कोई इंसान भूखा मर रहा है और आपके पास चावल है, अनाज है, अगर आप उसे खिला सकते हो तो क्या उसे आप नहीं खिला सकते? आपको खिलाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके खिलाने से किसी की जान बचती है, कोई भूखा नहीं रहता, तो आपको खिलाना चाहिए अगर आपके पास पर्याप्त साधन है। तो ये हमारा होता है एथिक्स। तो कहीं ना कहीं जो एथिक्स हो गया ना, इसका जो सीधे सीधे बोल सकते हो कि टक्कर हो रहा है अभी आपको देखने को मिलेगा जियो पॉलिटिकल रिलेशन के साथ। तो इन दोनों के बीच में भी काफी बड़ी चिंता की बात है कि क्या जो हमारा जियो पॉलिटिकल रिलेशन है उसको बेहतर करने के लिए हमें जो एथिक्स है उसे भूल जाना चाहिए क्या? ये भी हमारा दूसरा बोल सकते हो कि सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं कंसर्न की बात करूं तो सपोर्ट फॉर फार्मर्स वर्सेस फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो एक्सपोर्ट होता तो उस समय क्या होता कि जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी अनाजों की मंडी है, वो क्या करते अपना चावल जो एक्सपोर्ट करते विदेशों में और वो पैसा कमाते। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर है ना उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन यही दूसरी तरफ हम बात करें तो इंडिया में स्टेबिलिटी रहेगी, हमारे जो प्राइस राइज है यानी कि जो महंगाई है वो नहीं बढ़ेगी और लोग जो है वो इजिली किसी चीज को परचेज कर पाएंगे और खरीद पाएंगे। तो क्या इनके बीच में भी हमें कंसर्न देखने को मिल रहा है, चिंता देखने को मिल रही है? तो ये कंसर्न के रूप में आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से, जो भी आपको उस समय याद आता है, जो भी आपको समझ में आता है। अब इस आर्टिकल के कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? देखो इस आर्टिकल के कंक्लूजन में ना बेसिकली हम लिख सकते हैं कि वाइल इंडिया गैव अ स्लोगन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। कहने का मतलब क्या है कि जो भारत है ना, जब एक स्लोगन देता है, जब एक नारा देता है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, यानी कि जो पूरा विश्व है ना वो हमारी फैमिली है। और ये क्या करता है, बैन का डिसीजन जो लेता है ना वो डेरोगेटिंग है, यानी कि इसके ऊपर ही दाग लगाने वाला है एज अ रिलायबल ग्लोबल सप्लायर। यानी कि अगर मैं बात करूं ना, भारत क्या है कि दुनिया भर में अलग अलग खाद्यान्न जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अगर मान लो भारत जो है वो पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानता है, तो फैमिली का अगर एक मेंबर भी भूखा रहता है तो ये किसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है? ये जिम्मेदारी जाती है जो फैमिली का हेड होता है। और भारत बोलता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं, और फिर भारत ऐसी नीति लेकर के आता है। ये भारत के लिए क्या है, बोल सकते हो कि एक दाग है, भारत के ऊपर एक दाग है, हम बोल सकते हैं। तो एक डेरोगेटरी डिसीजन हमें नजर आता है। अगर हम कंक्लूजन के अंदर ये लिखें तो फिर कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अलावा, बिल्डिंग मार्केट टेक टाइम्स एंड एफर्ट्स विच कैन बी अनडन बाय जस्ट स्टोकन ऑफ द पेन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हम मार्केट बनाते हैं ना अपने टाइम और एफर्ट से, जिसको हम अंडरडन करते हैं, वो केवल हम एक पेन के द्वारा नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट बनाना, मार्केट क्रिएट करना ऐसा नहीं है कि आप पेन से लिख दिए मार्केट बन गया, वो बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, ये बात कही गई है। रेदर देन बैन, अगर हम बैन की बात करें ना, तो बैन के बावजूद भी हुआ क्या था, this way the right way is to impose a traffic or minimum price below which shipments are not permitted। कहने का मतलब ये है कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार ये कर सकती है कि बैन के बजाय वो क्या करे, जो हमारे ट्रैफिक या फिर मिनिमम प्राइस है ना, जो कि शिपमेंट होती है, सामान लाद के इधर से उधर जाती हैं, उनके ऊपर कुछ परमिशन ला दे, कुछ उनके ऊपर कानून बना दे। तो ये काम हो सकता है कि हमें बैन भी ना लगाना पड़े, और हो सकता है कि जो कम ज्यादा मात्रा में सामान जाते थे वो कम मात्रा में जाने लगे, और इसके वजह से हमारे यहाँ पैसा भी आएगा, हमारे यहाँ कैपिटल भी आएगा, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी सिक्योर रहेगी। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कैन बी अनाउंस टू प्रिवेंट एनी अंडर इन्वोसिंग। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो डिसाइड कर लेना चाहिए, जिसके वजह से हमें क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन जो कि भारत में आ सकती है महंगाई वाली, उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सजेशन के रूप में आप लिख सकते हैं कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। साथ में हमें ट्रैफिक के ऊपर कहीं ना कहीं इंपोज करना चाहिए, कोई ना कोई परमिशन लगानी चाहिए कि कितना वो लेके जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम रूल वहां पे कुछ लगा सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड नहीं होगा, और ट्रेड भी हम नहीं रोकेंगे, बैन भी नहीं करेंगे, और ट्रेड भी कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ चीजें भी रहेंगी, तो हमारे यहाँ भी महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया, जो भारत क्या कर रहा है कि चावल के निर्यातों के ऊपर बैन लगा रहा है, किस तरीके से सही है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या कंसर्न है, भारत का स्टेटस क्या है, भारत ने बैन इंपोज क्यों किया, इसका हमने रीजन भी देखा, और फिर हमने देखा कि भारत में जो स्ट्रेटेजिक वेपन यूज होते हैं जैसे बैन कर लेकर के, तो क्या अदर नेशन भी करते हैं या नहीं करते, तो वो भी हमने देखा, यानी कि हमने दुनिया से कंपेयर भी किया। तो अभी आपको पता होगा, हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया है, एक एक चीज बारीकी से हमने पढ़ी और सारी चीजें आपको समझ में आई भी होंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।